हेलो फ्रेंड्स, इतिहास अड्डा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। नमस्कार साथियों। हम पहला लेक्चर लेके आए हैं जिसके बारे में अपन ने पहले बात करी थी क्लासेस में कि इतिहास का जो भारतीय इतिहास है, इसके तीनों पार्ट्स एंसेंट, मिडिवल एंड मॉडर्न के लेकर आएंगे। उसमें से प्राचीन भारत के इतिहास को, मध्यकालीन भारत इतिहास को बाद में देखेंगे। अभी हम आधुनिक भारत का इतिहास देखेंगे। और आधुनिक भारत इतिहास में अपना जो टॉपिक है, आप पीछे हेडलाइन देख रहे हो, प्रवर्ती मुगल शासक एवं स्वतंत्र राज्यों का उदय। तो दोस्तों जुड़े रहिए मेरे साथ और आगे की क्लासेज में हम देखेंगे। जब हम दोस्तों प्रवर्ती मुगल शासकों की हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं मुगल जो शासक था औरंगजेब, उसके उत्तर काल की। वहाँ से हम देख सकते हैं दोस्तों, मार्च 1707 ईस्वी को औरंगजेब जो थे उनकी डेथ हो गई, औरंगजेब की। और उसकी डेथ होने के बाद में जो साम्राज्य था, मुगल साम्राज्य, हालांकि इससे पहले ही कुछ घटनाएं, कुछ ऐसे कारण रहे थे जिनकी वजह से लगातार मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था। लेकिन उसके बाद में औरंगजेब की कुछ नीतियां भी जिम्मेदार रही है और कुछ उसके उत्तराधिकारी भी जिम्मेदार रहे, जिस वजह से धीरे 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 मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था। लेकिन यहाँ तक आने से पहले दोस्तों हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअली मुगल साम्राज्य क्या था थोड़ा सा, और उसके बाद में प्रवर्ती मुगल शासक किस तरीके से उनको कहा जाता है, कारण क्या था, उन सबको एक एक करके समझेंगे। तो आओ साथियों देखते हम। इसमें पहला आपके सामने ये मैप आ रहा है और इस मैप में द मुगल एम्पायर, तो ये पूरा मुगल जो साम्राज्य था उसकी बात हो रही है। और किस समय की बात हो रही है? ये बात हो रही है 1707 जो ईस्वी थी उस समय की बात हो रही है। ये मुगल साम्राज्य में 1707 के समय की जब बात हो रही है तो इसका मतलब आप देखिए चलिए कि ऊपर काबुल से लेकर के दक्षिण में मैसूर तक मुगल साम्राज्य का विस्तार है। इधर पश्चिम में अगर हम देखें, बलोचिस्तान, थट्टा से लेकर के इधर बंगाल तक इसका विस्तार है। यानी कि लगभग जो पूरा भारत था ये मुगल साम्राज्य के कवर में था, मुगल साम्राज्य के पास में था। साथियों, मुगल साम्राज्य की जो नींव थी ये एक तरीके से केंद्रीय सत्तात्मक थी, और केंद्रीय शासक अगर मजबूत था तो ये बनी हुई थी। जैसे ही केंद्रीय शासक की सत्ता कमजोर होने लगी दोस्तों, तो फिर मुगल साम्राज्य की जो है जड़ें जो है खोखली दरदराने लगी। दोस्तों ये वही मुगल साम्राज्य है जिसकी विश्व में पहले अपनी विशाल सेना के लिए, अपने विशाल साम्राज्य के लिए और अपने विशाल सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए चकाचौंध करने वाला, या फिर ऐसे कहें दूसरे शब्दों में तो कि विश्व को अपने साम्राज्य के लिए लोहा मनवाने वाला ये वही मुगल साम्राज्य है। साथियों एक न एक दिन उस चमकती हुई जो एक तलवार होती है उसके भी जंग लग जाता है। साथियों आज वही दिन है, वही बात हम कर रहे हैं 1707 की। इसमें एक्चुअली हुआ क्या कि धीरे धीरे मुगल साम्राज्य के पतन के कारण हमें दिखाई देने लगेंगे। लेकिन पतन कैसे होता है इसके बारे में जानेंगे, क्यों ऐसे कारण रहे जिसके हमें जिम्मेदार है। तो दोस्तों हम देखते हैं मुगल साम्राज्य का पतन। दोस्तों ये मुगल साम्राज्य में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है मार्च 1707 में, तब से औरंगजेब के बाद से और उसके मृत्यु के 52 वर्षों से अगर हम समझें, 52 वर्षों तक मुगल साम्राज्य के लगभग 8 शासकों ने दिल्ली सत्ता पर बैठे। यहाँ पर 8 शासकों ने दिल्ली की सत्ता का सुख भोगा। लेकिन दोस्तों अगर आप 52 वर्षों में 8 शासक अगर बैठ जाते हैं तो इस चीज से एक और चीज स्पष्ट होती है कि कहीं ना कहीं जो है साम्राज्य है उसमें अस्थिरता है। उस अस्थिरता के लिए बहुत सारे कारण रहे थे। एक चीज और हम देखें कि धीरे 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 जैसे कि अवध था, बंगाल था या फिर दक्कन था, ये स्वतंत्र हो गए थे। देशी विदेशी रियासतें और भी स्वतंत्र होने के लिए संघर्ष कर रही थी। उत्तर पश्चिमी सीमा से विदेशी शक्तियों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया था, और इसके बाद में भारत में विदेशी व्यापारी कंपनियां आ गई और वो भारत की राजनीतिक सत्ता जो थी उसमें हस्तक्षेप करने लगी। और उस वक्त के जो मुगल शासक थे, प्रवर्ती मुगल शासक, वो भी धीरे 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 इस यूरोपीय कंपनियों की जकड़ में आने लगे। और इसके पीछे से अगर देखें तो ये इनका पतन इतना आसानी से भी नहीं होता है साथियों।
प्रक्रिया तो बहुत समय पहले से चल गई थी, लेकिन अंततः लगभग बहुत समय के बाद में इसकी गति धीमी रहती है, मतलब पतन हो पाता है। लेकिन 1737 ईस्वी में जो है, आपने नाम सुना होगा, बाजीराव प्रथम, वो दिल्ली पर आक्रमण करते हैं। इसी के बाद में फिर नादिर शाह का आक्रमण होता है 1739 ईस्वी में, और उसके बाद से मुगल साम्राज्य की जड़ें हैं जो खोखली हो जाती है, और इसके बाद में एक्चुअली मुगल साम्राज्य का जो है पतन स्पष्ट हो जाता है। तो दोस्तों, ये था मुगल साम्राज्य के कुछ हम एक तरीके से इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्टिव कुछ पॉइंट्स। अब देखते हैं इसके आगे का थोड़ा सा कारण जान लेंगे। इससे पहले एक बार और देख लो, ये काबुल था मैप, और इसके बाद में नीचे एरकाट आ रहा है, इधर थट्टा है, और इधर ढाका बंगाल तक आ रहा है। मतलब ये पूरा मुगल साम्राज्य का ही है, औरंगजेब के समय का था ये भी, 1707 ईस्वी का ही। अब देखते हैं साथियों, मुगल साम्राज्य के क्या कारण रहे थे पतन के, उनके बारे में एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो पहला अपना पॉइंट रहता है, अपनी जो हेडिंग है वो है उत्तरवर्ती मुगल शासक। उत्तरवर्ती मुगल शासक। उत्तरवर्ती मुगल शासक। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर देखें, तो उत्तरवर्ती मुगल शासक कौन से हुए, उत्तरवर्ती मुगल शासक कौन से हुए, और इनसे पूर्ववर्ती मुगल शासक कौन से थे। तो दोस्तों, थोड़ा सा एक बार पूर्ववर्ती मुगल शासकों के बारे में भी जान लेते हैं। मुगल साम्राज्य का संस्थापक जो था बाबर था। बाबर ने 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया, और जैसे ही और युद्ध में वो मारा जाता है, उसके बाद से दिल्ली की सत्ता पर बाबर का अधिकार हो जाता है। दोस्तों, लगभग 300 सालों तक चली आ रही दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाती है, और एकमात्र शासक दिल्ली सल्तनत का इब्राहिम लोदी जो था, युद्ध में मारा जाता है, और दूसरी तरफ से इधर मुगल साम्राज्य शुरू हो जाता है। तो बाबर जो था मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। इसके बाद में हुमायूं, अकबर, और बीच में जो है अफगान शासक शेरशाह सूरी भी आ जाता है। फिर से हुमायूं सत्ता पे आ जाता है, और इसके बाद में अकबर आ जाता है। इसके बाद में फिर जहांगीर, अकबर के बाद जहांगीर आता है, और जहांगीर के बाद में शाहजहां, और शाहजहां के बाद में औरंगजेब शासक बनता है। तो दोस्तों, पूर्ववर्ती मुगल शासकों के बारे में अगर एक एक करके जाने, तो पहले तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं मुगल वंश का संस्थापक। मुगल वंश का संस्थापक, दोस्तों इनके बारे में हम डिटेल जो है मध्यकालीन भारत का इतिहास जो पढ़ेंगे, तो उसमें पढ़ेंगे। अभी केवल और केवल तुम्हें थोड़ा सा जानकारी देने के लिए मैं इनके बारे में बता रहा हूं। इसका संस्थापक जो था बाबर था। मुगल वंश का संस्थापक जो था ये बाबर था, और इसके बाद में शासक बनता है हुमायूं। मुगल वंश का संस्थापक बाबर, फिर हुमायूं, और फिर अकबर। क्योंकि हम मुगल शासकों की बात कर रहे हैं, तो हुमायूं के बाद में जो शासक आएगा वो अकबर ही आएगा। इस बीच में, इन दोनों के बीच में, हुमायूं और अकबर के बीच में कुछ समय के लिए शेर शाह सूरी आ जाता है दिल्ली पे। कौन आता है? शेर शाह सूरी दिल्ली पर शासन सत्ता स्थापित कर देता है। फिर आता है दोस्तों अकबर के बाद में जहांगीर। अकबर के बाद में जहांगीर, और जहांगीर के बाद में शाहजहां। जहांगीर के बाद में शाहजहां, और शाहजहां के बाद में आता है औरंगजेब। जहांगीर,
शाहजहां, इसके बाद में आता है औरंगजेब। तो दोस्तों, हम उत्तरवर्ती मुगल शासकों के बारे में बात कर रहे हैं। मुगल वंश का संस्थापक बाबर हो गया, उसके बाद में हुमायूं, उसके बाद में अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, और जहांगीर के शाहजहां औरंगजेब। अब इसके बाद में हम थोड़ा सा औरंगजेब के बारे में जान लेते हैं। थोड़ा सा औरंगजेब के बारे में जान लेते हैं कि औरंगजेब क्या था। तो दोस्तों, मुगल वंश के मुख्य शासकों में अगर देखा जाए, मुख्य शासकों में अगर देखा जाए तो औरंगजेब जो था ये अंतिम शासक माना गया था। औरंगजेब जो था ये अंतिम शासक माना गया। औरंगजेब जब शासक बनता है तब से लेकर के इसकी कुछ नीतियां जो रहती है वो उससे पहले के जो मुगल शासक थे उनसे थोड़ी सी अलग होती है। कहीं ना कहीं मुगल साम्राज्य के पतन के लिए औरंगजेब की नीतियां भी जिम्मेदार थी, जिनको हम डिस्कस करेंगे अभी। तो औरंगजेब था। तो दोस्तों, औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को हो जाती है दोस्तों। और जैसे ही इसकी 1707 में मृत्यु हो जाती है तो ये अपनी वसीयत में लिख के जाता है कि मेरा जो साम्राज्य था पूरा, जब हमने बताया है मुगल साम्राज्य पूरा, ये ये पूरा मुगल साम्राज्य जो था औरंगजेब के समय, इसको अब मेरे तीनों जीवित पुत्रों में आपस में बांट दिया जाए, ऐसा इन्होंने अपनी वसीयत में लिखा था। तो फिर क्या था, तीनों पुत्र आपस में बात करेंगे कि भाई मुझे भी चाहिए मेरा हिस्सा, मुझे भी मेरा हिस्सा चाहिए, और मुझे भी मेरा हिस्सा चाहिए। लेकिन दोस्तों, आप देखते आए हो, इतिहास के आप ज्ञाता हो, इतिहास को आप बहुत अच्छे से जानते हो कि कभी भी मुगल साम्राज्य में या फिर पूरी, हम जब इससे पहले की सल्तनत भी अगर पढ़ते हैं तो उसमें भी हमने कहीं नहीं देखा कि उत्तराधिकार के कोई नियम थे यहाँ पर। तो उत्तराधिकार के हालांकि थोड़ा सा ये बताते थे कि बड़ा ही बड़ा पुत्र को हम शासक बनाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं था कि बड़ा पुत्र के बाद ही जो है बड़ा पुत्र ही एक योग्य शासक भी हो, दूसरा कि वही शासक अस्वीकार कर लिया भी जाए। तो कहीं ना कहीं इनके बीच में आपस में लड़ाइयाँ होती थी और हमेशा उत्तराधिकार के युद्ध होते थे। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाती है। तो इसके 3 पुत्र जो थे, इसके 3 पुत्र थे औरंगजेब के। इनके 3 पुत्रों में पहला था मुअज्जम, पहला पुत्र था मुअज्जम, दूसरा था आजम, और तीसरा था काम बख्श। ये इसके पुत्र थे, औरंगजेब के तीनों पुत्र। अब इन्होंने, क्योंकि औरंगजेब बोल के गया था कि मेरी वसीयत तीनों जीवित पुत्रों में बांट दी जाए, लेकिन इन्होंने आपस में बांटने के बजाय उत्तराधिकार युद्ध शुरू कर दिया। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये तब क्या थे। जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तब मुहज्जम जो था, जो मुहज्जम था, ये काबुल का सूबेदार था, काबुल का गवर्नर, ये गुजरात का, इस तरीके से ये सब अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, अब ऐसे क्या घटनाक्रम रहे कि अच्छा चलने वाला मुगल साम्राज्य धीरे 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 अवनति की ओर शुरू होने लग गया था। तो क्या मुगल साम्राज्य एकदम से पतन हो गया मुगल साम्राज्य का, या फिर मुगल औरंगजेब की मृत्यु होते ही पतन होना शुरू हो गया? ऐसे क्या कारण रहे जिस वजह से मुगल साम्राज्य अपनी अवनति की ओर अग्रसर हो गया? तो दोस्तों, देखते हैं हम मुगल साम्राज्य के कारण, मुगल साम्राज्य के पतन के कारण। उत्तरवर्ती उत्तरवर्ती या फिर ऐसे कहें कि मुगल साम्राज्य के
पतन के कारण, मुगल साम्राज्य के पतन के कारण, ये अपना मेन हेडिंग है। पतन के क्या कारण रहे थे कि जिस वजह से मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। तो दोस्तों बहुत सारे विद्वान जो थे वो अपने अपने अनुसार, अपने खुद के अनुसार अनेक कारण बताते हैं मुगल साम्राज्य के पतन के। जैसे कि इतिहासकारों का एक खेमा है जिसमें एक एक करके हम समझते हैं। इतिहासकारों का पहला खेमा, इस तरीके से अगर समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि एक खेमा क्या कहता है, या फिर एक कुछ इतिहासकार अपने अनुसार क्या क्या बात बोलते हैं। तो एक पहला जो खेमा है ये कहता है कि मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उसके कुछ औरंगजेब और उसके उत्तरवर्ती जो उत्तराधिकारी शासक थे उनकी नीतियां जिम्मेदार थी। तो कौन कौन से ऐसे इतिहासकार थे जो ऐसा बोल रहे थे? इन इतिहासकारों में यदुनाथ सरकार, यदुनाथ सरकार है। इसके बाद में श्री राम शर्मा, यदुनाथ सरकार मुख्य रूप से यहां नाम लेंगे अपन। ये विद्वान जो थे यदुनाथ सरकार, ये बोलते हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन के लिए औरंगजेब और उसकी नीतियां जिम्मेदार थी। इसमें एक दो और इतिहासकार के नाम ले अगर, तो एल्फिंस्टन, एल्फिंस्टन नाम ले सकते हैं हम। ये भी यही बात बोलते हैं जो यदुनाथ सरकार बोलते हैं। तो इनके अनुसार मुगल साम्राज्य का जो पतन था वो हुआ था औरंगजेब औरंगजेब और इसके उत्तराधिकारियों की नीतियां, की नीतियां यदुनाथ सरकार, एल्फिंस्टन और सतीश शर्मा, श्री राम शर्मा जैसे जो लोग थे ये बोलते थे कि औरंगजेब और उसके उत्तराधिकारी की जो नीतियां थी ना, ये मुगल साम्राज्य के लिए के पतन के लिए जिम्मेदार थी। ऐसा कौन बोल रहे हैं? ये इतिहासकारों का एक खेमा है जो ऐसी बात बोलता है। दूसरी तरफ इतिहासकारों का एक खेमा है जिसमें मार्क्सवादी इतिहासकार ज्यादा है, जिसमें इरफान हबीब है, सतीश चंद्रा है। ऐसे लोग बोलते हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन के कुछ और अलग कारण बताते हैं। जैसे कि दूसरा खेमा अगर लिखें तो सतीश चंद्रा, इरफान हबीब और अतर अली, सतीश चंद्रा, इरफान हबीब और अतर अली ये बताते हैं कि मुगल साम्राज्य का जो पतन हुआ था वो उसकी मुगल साम्राज्य की जो नीतियां थी ना, जो शुरू से ही नीतियां रही है, या फिर ऐसे बोले कि औरंगजेब के समय से ही जो नीतियां चली आ रही थी उन वो जिम्मेदार थी। तो मुगल साम्राज्य की दीर्घकालीन नीतियां जिम्मेदार थी। तो ये बोलते हैं
के अनुसार मुगल शासकों की वर्षों से चली आ रही वर्षों से चली आ रही वर्षों से चली आ रही सतीश चंद्र, इरफान हबीब, अतर अली बताते हैं कि जो मुगल शासक थे वो उनके पतन या फिर जो मुगल वंश था उसका पतन मुगल शासकों की जो वर्षों से नीतियां चली आ रही थी ना, वो जिम्मेदार थी। उस शासकों की वर्षों से चली आ रही नीतियां जिम्मेदार थी। ऐसा कौन बोलते हैं? ऐसा ये लोग बोलते हैं। देखो दोस्तों, ये सब लिखाने का एक मकसद ये है क्योंकि इससे पहले के जो नेट के एग्जाम होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के भी, पीजीटी के भी, स्कूल लेक्चरर के जो एग्जाम होते हैं, उन एग्जाम्स में क्वेश्चन अब थोड़े से स्टैंडर्ड के आने लगे हैं। तो उनमें जितने भी ये मार्क्सवादी इतिहासकार भी है या फिर जो भी इतिहासकार क्यों ऐसा मानते हैं, ये सब चीज़ें आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। हर तरीके से कंसेप्ट आपको बताना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इन चीज़ों को लिखना, इन बातों को लिखना मैं समझता हूं कि बहुत ज़रूरी था। सतीश चंद्र, इरफान हबीब, अतर अली जो बताते हैं कि मुगल शासकों की वर्षों से चली आ रही नीतियां इसके लिए जिम्मेदार थी, इनके पतन के लिए जिम्मेदार थी। दूसरी तरफ देखें तो यहां पर एक और अवधारणा आ जाती है। मोरलैंड का नाम इस समय जब मुगल साम्राज्य का पतन होता है काफी चर्चा में आ जाता है। मोरलैंड नाम के एक विद्वान थे, वो बताते हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उनका जागीरदारी संकट और उनका जो कृषि संकट था यह जिम्मेदार था। यानी कि मुगल साम्राज्य का कृषि संकट और जागीरदारी संकट जो है मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार था। अब वो कैसे जिम्मेदार था? वो ऐसे जिम्मेदार था कि मुगल साम्राज्य बहुत बड़ा था, जैसा हमने मैप में देखा कि बहुत बड़ा था। अब इसमें क्या हुआ कि पहले तो मुगल जो अमीर थे उनके लिए जागीरदारी सिस्टम था तो सही, लेकिन कंट्रोल था, उन पर अधिकार कर दिया जाता था, उनको कंट्रोल कर सकते थे अमीरों को। लेकिन धीरे धीरे अमीरों की ज्यादतियां, शान शौकत, ऐशो आराम लगातार बढ़ते जा रहे थे। तो अब एक चीज हमें समझ में आती है कि जो अमीर वर्ग था ना, इसने जमींदारी, क्योंकि क्षेत्र तो वही था मुगल साम्राज्य का, लेकिन जो जमींदारी सिस्टम था ये ज़्यादा हावी होने लग गया था। और इसमें जो पैदावार हो रही थी मुगल साम्राज्य में, लाख कोशिश करने के बाद भी इनके खर्चे इतने हो गए थे मुगल शासकों के या फिर अमीरों के, जिनसे इनकी जो इनकम होती थी उससे इसकी पूर्ति नहीं होती थी। तो लेकिन क्योंकि मुगल साम्राज्य जो डिपेंडेंट था वो कृषि अधिशेष पर था, कृषि सरप्लस पे, एग्रीकल्चर सरप्लस पर आधारित था। एग्रीकल्चर सरप्लस का मतलब ये हुआ कि जैसे कि आपके पास में खर्च हो रहा है 50 रुपए, लेकिन इनकम अगर आपके पास में 50 ही आ रही है तो बराबर हो रहे हो। सरप्लस का मतलब यह है कि खर्च आप 50 कर रहे हो लेकिन 70 रुपए आपको इनकम भी हो रही है, यानी कि आप पर जो अधिशेष बच गया वो 20 रुपए का हो गया। तो ये कृषि अधिशेष जो था इस पर डिपेंड था मुगल साम्राज्य टोटली। लेकिन कृषि अधिशेष की बचत तब होती जब उसका अच्छे से पालन किया जाता, नीतियों का भी। लेकिन क्योंकि उत्तर मुगल शासक की हम बात करते हैं या फिर मुगल शासकों की लगातार अकबर के बाद में, जहांगीर के बाद में, शाहजहां के बाद में या फिर औरंगजेब के बाद में इन नीतियों में और अमीर वर्ग जो था उनके ऐशो आराम, उनके खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे थे। तो इस वजह से कृषि संकट, और दूसरी तरफ क्या था,
कृषि संकट को हम ऐसे अगर समझें तो दूसरी तरफ यह हो रहा था कि जो किसान थे उनका लगातार शोषण बढ़ता जा रहा था। शोषण बढ़ेगा ही, क्योंकि जो अमीर वर्ग था वो किसानों से अधिकतम वसूल करना चाहता था। अब बात यह है कि अधिकतम वसूले तो कैसे वसूले, उसके लिए शोषण करता था, उनके दमनकारी चक्कर चलता था, उनका उनका दमन किया जाता था। इससे किसान भी असंतुष्ट थे, और किसान असंतुष्ट थे तो कृषि पे संकट आना ही है। तो कृषि संकट इसलिए हो गया। और फिर जागीरदारी संकट, जागीरदारी संकट ये हो गया कि हर किसी को जमीन का टुकड़ा दे दिया जा रहा है, वो उस पर काम कर रहा है, यानी कि साम्राज्य की तो इनकम ही नहीं हो रही, अब मुगल साम्राज्य की इनकम नहीं हो रही। तो ये जागीरदारी संकट जो था ना, और ये कृषि संकट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जिम्मेदार था मुगल साम्राज्य के पतन के लिए। और भी ऐसे अनेक कारण रहे जिनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। अभी पढ़ते हैं मोरलैंड ने क्या बोला है। तो अभी पढ़ते हैं हम मोरलैंड। मोरलैंड दोस्तों, हम पूरे स्टेटमेंट जितने भी इससे संबंधित जानकारी रही है वो लेकर आया हूं आपके लिए। जितनी हो सकती है कोशिश कर रहा हूं कि आपके लिए मुगल साम्राज्य के पतन के लिए क्या क्या कारण जिम्मेदार थे, विद्वानों ने क्या क्या बातें बताई, उनको लेकर एक एक करके आपको समझाऊंगा। तो मोरलैंड कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीरदारी संकट, जागीरदारी संकट एवं कृषि संकट जिम्मेदार था। जिम्मेदार था। तो क्या हुआ, अब देखो, जागीरदारी संकट एवं कृषि संकट जिम्मेदार था। किसके लिए जिम्मेदार था? मुगल साम्राज्य के पतन के लिए। ऐसा कौन कहते हैं? मोरलैंड कहते हैं। अब दोस्तों ये बात बताओ कि मोरलैंड ऐसा बोल तो दे रहे हैं, लेकिन ये किस में बोल रहे? इनकी एक किताब थी, उस किताब का नाम भी लिखते थे। इनकी बुक का नाम है पार्टी एंड पॉलिटिक्स। पार्टी एंड पॉलिटिक्स एट द मुगल इंडिया। एक किताब का नाम तो यह था इनका, पार्टी एंड पॉलिटिक्स एट द मुगल इंडिया, जिसमें इस बात के बारे में ये जिक्र करते हैं। दूसरा, इनकी जो किताब थी एक और, अकबर टू औरंगजेब, यानी कि अकबर से औरंगजेब, ये एक दूसरी इनकी किताब है। इसमें भी ये जागीरदारी संकट और कृषि संकट की अवधारणा हमें देते हैं और बताते हैं। अब दूसरी तरफ ये एक और संकट हो गया कि क्या कारण रहा था। अब मैंने दोस्तों आपको बताया कि मार्क्सवादी इतिहासकार सतीश चंद्र, इरफान हबीब, अतर अली क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि मुगल शासकों की वर्षों से चली आ रही नीतियां जिम्मेदार थी। अब उन नीतियों के बारे में ही तो अपन डिस्कस कर रहे हैं। जो नीतियां चली आ रही थी मुगल शासकों की, ऐसी क्या नीतियां थी जिसके बारे में, क्योंकि नीतियां वर्षों से चली आ रही थी मुगल शासकों की। एक तो जागीरदारी, ये मुगल शासकों की वर्षों से चली आ रही थी जागीरदारी। अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था लगाई तो तब क्योंकि काफी समय से चली आ रही थी। कृषि संकट तो हो ही जाएगा ना अपने आप ही फिर, तो यह भी जिम्मेदार था। तो वर्षों से चली आ रही नीतियां। मोरलैंड भी अपनी बात में इसी बात का जिक्र करता है, अपनी किताब में इसी बात का जिक्र करता है कि क्या जागीरदारी संकट कैसे उत्पन्न होता है, इसके बारे में बताता है। तो दोस्तों हम देखते हैं सतीश चंद्र क्या बोलते हैं। सतीश चंद्र ये मार्क्सवादी इतिहासकार है और ये बताते हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कृषि संकट,
जागीरदारी संकट के साथ साथ में कृषक असंतोष भी जिम्मेदार था। इस बात को मैं पहले ही बता चुका हूं कि मुगल साम्राज्य के पतन के लिए, अगर आप मानते हो, अगर मोरलैंड ने बताया था कि कृषि संकट और जागीरदारी संकट जिम्मेदार था, उस बात से यह सहमति जताते हुए सतीश चंद्रा ये आगे बताते हैं कि कृषकों में असंतोष बढ़ता जा रहा था लगातार, और असंतोष बढ़ेगा ओब्वियसली इसलिए बढ़ेगा क्योंकि जागीरदारों ने अपनी कुछ ज़्यादा ही मनमर्जियां चला दी थी। इसके बाद कृषि में संकट पैदा हो रहा था। क्योंकि संकट कैसे पैदा हो रहा था मैं बता चुका हूं कि लगातार जो अमीर थे, अमीर वर्ग थे, वो अपने ऐशो आराम में लगातार बढ़ते जा रहे थे। मुगल साम्राज्य अनेक प्रांतों में बंट रहा था, इनकम साम्राज्य में लगातार कम हो रही थी, और जो है किसानों पर जो है शोषण अमीरों का, जागीरदारों का लगातार बढ़ रहा था। तो इसलिए किसानों में असंतोष बढ़ रहा था। तो जो सतीश चंद्र थे ये बता रहे हैं कि कृषि संकट तो था ही, कृषि संकट, जागीरदारी संकट, के साथ साथ कृषक असंतोष, कृषक असंतोष जिम्मेदार था। और ये कहीं ना कहीं इस बात से साम्यता रखता है मोरलैंड की से। ये भी यही बात बताता है और ये भी यही बात बताते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से इरफान हबीब जो है वो भी कृषि संकट को जिम्मेदार मानते हैं। वो भी इसी बात की अवधारणा देते हैं अपनी किताब में, उसके बारे में ये भी बताते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जिस बात के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि एक विद्वान थे, अंग्रेज विद्वान, उनका नाम था लियोनार्ड करेन। लियोनार्ड कनेर ये एक अवधारणा देते हैं, और ये वो अवधारणा देते हैं द ग्रेट फर्म थ्योरी। द ग्रेट फर्म थ्योरी। द ग्रेट फर्म थ्योरी की अवधारणा देते हैं लियोनार्ड करेन, और इसमें भी इन्हीं की चीज़ों, सब चीज़ों पर सभी बातों पर ये प्रश्न चिन्ह उठाते हैं और बताते हैं कि कैसे मुगल साम्राज्य का पतन हुआ था, कैसे जो है ग्रेट फर्म थ्योरी क्या थी, इन सब के बारे में ये बात करता है। तो दोस्तों ये विद्वानों के अपने अपने मत थे जिनके अनुसार ये अपनी बातें बताते हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन के लिए क्या क्या जिम्मेदार था। लेकिन अगर ओवरऑल हम देखते हैं मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार कारणों में, तो कुछ कारण हम बताते हैं। वो है पहला, अगर देखें तो औरंगजेब की दक्षिण नीति। बहुत समय तक औरंगजेब लगातार दक्षिण में रहा, और उस इसलिए जो उत्तरी भारत था, जो मुगल साम्राज्य था, उस पर इतना ध्यान केंद्रित नहीं कर सका। वहां पर काफी विद्रोह भी हो गए, और जो अमीर वर्ग था उनके लगातार ऐशो आराम और उनकी ज्यादतियां लगातार बढ़ती जा रही थी, जिस पर ये कंट्रोल नहीं कर पाया। तो उसकी जो दक्षिण नीति थी ना औरंगजेब की, वो भी कहीं ना कहीं मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार थी। तो एक जो मुख्य कारण अगर हम यहाँ पे लिखेंगे वो था औरंगजेब की दक्षिणी नीति। औरंगजेब की दक्षिणी नीति। और दूसरा एक और कारण माने तो औरंगजेब कंपेरेटिवली जो मुगल शासक थे इससे पहले के, उनसे कंपेरेटिवली जो मुगल शासक थे उनसे
ज्यादा धर्मांध शासक था। तो यहां पर लिखेंगे औरंगजेब की राजपूत नीति, औरंगजेब की राजपूत नीति इसके लिए जिम्मेदार थी। तो दूसरी ओर विदेशी आक्रमण होते हैं, हम यहां पर उत्तरवर्ती मुगल शासकों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो विदेशी आक्रमणों में औरंगजेब के बाद के इसके उत्तराधिकारी जो थे वो जिम्मेदार भी थे। तो उसके समय विदेशी आक्रमण होते हैं। विदेशी आक्रमण जिसमें हम देखेंगे नादिर शाह का आक्रमण, नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली। अब्दाली का आक्रमण, विदेशी आक्रमणों में नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। और पांचवा पॉइंट, चौथा पॉइंट लिखेंगे इसमें वो ये कि उत्तर मुगल शासकों की अयोग्यता। इसी लाइन के लिए बहुत बार एक शब्द यूज किया जाता है कि औरंगजेब के उत्तराधिकारियों की अयोग्यता। तो उत्तर मुगल शासक थे, इसके उत्तराधिकारी, तो अपन लिख रहे हैं यहाँ पे उत्तर मुगल शासकों की अयोग्यता इसके लिए जिम्मेदार थी। दूसरी तरफ विदेशी कंपनियों का आगमन भी हो जाता है, तो वो भी भारत में धीरे धीरे अपनी राजनीति में हस्तक्षेप करने लगते हैं। तो विदेशी कंपनियों का आगमन यह भी जिम्मेदार था। का आगमन, इस प्रकार दोस्तों हमने देखा कि जो मुगल साम्राज्य जो अपने विशाल साम्राज्य, अपने विशाल सांस्कृतिक गौरव और यहाँ पर अपनी विशाल सेना पर जो विश्व को अब तक चकाचौंध करता आया था, वो किस तरीके से अपने पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। उसके कितने ऐसे कारण रहे थे जिनकी वजह से उनका पतन हो जाता है। और धीरे 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 भारत में विदेशी शक्तियों का आक्रमण, यूरोपीय कंपनियों का आगमन और राजनीति में हस्तक्षेप, इसके साथ साथ ऐसे अनेक कैसे के और कौन से कारण रहे थे जिन वजह से भारत में मुगल शासकों का पतन हो गया और उत्तरवर्ती मुगल शासक भी इतने ज़्यादा लंबे समय तक शासन नहीं कर पाए। और जो उत्तरवर्ती मुगल शासकों का हम पढ़ते हैं शासनकाल 1707 से 1858 तक देख पाते हैं साथियों। इस समय भी ये कुछ शासक जो थे वो तो बिल्कुल ही कंट्रोल शासक रहते हैं, वो पूर्ण रूप से केंद्रीकृत शासन व्यवस्था के अधीन काम नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से विदेशी कंपनियों पर भी डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि मुगल साम्राज्य के क्या कारण थे, एक एक करके आपने देखा। सबसे पहले कि कितना विस्तृत मुगल साम्राज्य था औरंगजेब के समय, वहां से हमने देखा औरंगजेब की डेथ हो जाती है मार्च 1707 ईस्वी में। औरंगजेब की डेथ के बाद में इसके 3 पुत्रों में विवाद हो जाता है, उत्तराधिकारी संघर्ष का पैदा हो जाता है। और उस उत्तराधिकारी संघर्ष जो था उसी में बाद में जो है मुहज्जम जो था वो शासक बन जाता है बहादुर शाह के नाम से। लेकिन इससे पहले के घटनाक्रम, ऐसे अनेक घटनाक्रम रहते हैं जहां से मुगल साम्राज्य का पतन हो जाता है। तो दोस्तों इसके बाद में हम उत्तरवर्ती मुगल शासकों को और उन शासकों का कार्यकाल, उन्होंने क्या काम किया, किस तरीके से उनकी आगे की प्रोसेस रही, किस तरीके से उन्होंने भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया, उनको एक एक करके नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ।
धन्यवाद। और दोस्तों, अपने अधिक दोस्तों तक इसको इतिहास अड्डा पर शेयर करिए और जुड़िए, सब्सक्राइबर करिए। धन्यवाद।